अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम इलेक्शन ऑफिसर के आने वाले एग्ज़ाम्स में जो इलेक्शन एक्ट से इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं या कौन से ऐसे सवालात हैं जो एक्सपेक्टेड हैं इलेक्शन एक्ट से। तो उस सिलसिले में हमने एक पहली वीडियो बनाई, आपके साथ शेयर की। अब हम आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहे हैं दूसरी वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, in order to contest election, a candidate shall submit on Form B the details of his assets and liabilities, along with his spouse and children, on dash day of June on Form dash। यानी जो बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है या जो सियासतदान इलेक्शन लड़ना चाहता है वो 30 जून, हर साल 30 जून की तारीख़ को फॉर्म बी पे क्या करेगा, उसके जो असासे हैं और उसके जो वाजिबात हैं यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसकी डिटेल देगा। ना सिर्फ अपने बल्कि अपने स्पाउस के, अगर वो फ़ीमेल है तो अपने हस्बैंड के, और अगर वो मेल है तो अपने वाइफ के। उसके जो असासे हैं और वाजिबात हैं, और साथ ही अपने बच्चों के भी। तो 30 जून फॉर्म बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ इलेक्शन एक्ट, यहाँ पे आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सेक्शन 53 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आरओ और एआरओ को अपॉइंट किया जाएगा कितने दिन इलेक्शन प्रोग्राम से पहले। तो इलेक्शन प्रोग्राम के अनाउंस होने से 30 दिन पहले क्या किया जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स पर पोलिंग स्टेशन आर राउंडेड अप टू। यानी पोलिंग स्टेशन पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मिसाल 975 बैलेट पेपर दिए गए। अगर 975 है तो उसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया जाता है, 1000 बैलेट पेपर किया जाता है। यानी तो राउंड ऑफ हमेशा 100 किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज़ 100। अभी चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। उसमें है, रीकाउंट ऑफ कास्ट वोट शैल बी मेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। यानी जो इलेक्शन लड़ रहा है सियासतदान या नुमाइंदा जो भी है, वो अगर हार जाता है तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त सिर्फ एक ही दफ़ा दी जा सकती है, किसको, आरओ को। तो इसका आंसर है ए, वंस। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है, ए कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट मे ऑब्टेन अ हार्ड एंड सर्चेबल सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फाइनल इलेक्टोरल रोल विद फोटोग्राफ्स ऑफ द वोटर्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन। जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा होता है, वो कैंडिडेट या उसका जो इलेक्शन एजेंट है, तो वो क्या कर सकता है, वो हार्ड में भी यानी पेजेस की शक्ल में और यूएसबी में भी यानी सर्चेबल सॉफ्ट कॉपी, जो हतमी इंतखाबी फ़हरिस्त है, और उस इंतखाबी फ़हरिस्त में लोगों के नाम के साथ साथ उनके तस्वीर भी होते हैं, तो वो ले सकता है। ऐसी बात कहाँ पे की गई है इलेक्शन एक्ट में, ये सेक्शन 79 में की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If the variation in the disaggregated data of men and women is more than %, the commission should take necessary measurement that includes issuance of NIC। अच्छा, अब ये है कि अब जो औरत और मर्द हैं, ठीक है, उनमें अगर जो इंतखाबी फ़हरिस्त होती है, इस पे हम डिटेल पे भी एक अलग लेक्चर बनाएंगे। फ़िलहाल हम जस्ट एमसीक्यूज़ के हद तक आपको समझा रहे हैं। तो इंतखाबी फ़हरिस्त में अगर मर्द और औरत के बीच का फ़र्क 10% से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे कमीशन क्या करेगा, यानी इलेक्शन कमीशन वो तेज़ करेगा शनाख्ती कार्ड के अजरा के प्रोसेस को। यानी वो नादरा को कहेगा कि आप औरतों के शनाख्ती कार्ड और बनवाएं, उनके लिए और आसानी पैदा करें। तो इसके लिए क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी 10 एक्सपीडिएट। उसके बाद देखते हैं अगले अगले क्वेश्चन सर आ जाते हैं। अच्छा, अब उसमें है ओवरसीज़ पाकिस्तानी मीन्स। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्या मतलब होता है, तो
ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मतलब होता है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अंडर द पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 2 ऑफ 1951। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ डिपॉजिट में बिकम नॉन रिफंडेबल इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन विद इन डैश डेट विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन और कैंसिलेशन। अब जब आप कागज़ात जमा कराते हैं नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप उसके साथ कुछ फ़ीस भी देते हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में ज़िक्र किया था कि नेशनल असम्बली के लिए 30,000 है, तो वो फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल हो जाती है। यानी जो बंदा हार जाए वो अपनी फ़ीस वापस रिफ़ंड कर सकता है, निकल वो नॉन रिफ़ंडेबल हो जाती है कि आपने 1 महीने के अंदर, अगर आपने 1 महीने के अंदर दोबारा रिफ़ंड के लिए क्या नहीं दिया, एप्लीकेशन नहीं दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉट मोर देन डैश वोटर शैल बी असाइन टू अ पोलिंग स्टेशन। एक पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम 1200 वोटर्स किए जाते हैं। बाकी में वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, चूँकि एमसीक्यूज़ की बात हो रही है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो इंडिविजुअल लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको समझा देंगे हम। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन कम्स अंडर द ड्यूटी ऑफ। तो जाहिर सी बात है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन सब कुछ मेंटेन करना है पोलिंग स्टेशन पे, और उसी पे वो आंसरेबल है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अ बैलेट पेपर शैल नॉट बी इशूड टू अ वोटर इन केस। तो इसमें सारे कंडीशंस अगर वो पूरे नहीं करता तो उसे बैलेट पेपर वोटर को जारी नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। यानी वो शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाता, थंब इंप्रेशन जो है वो बैलेट पेपर जब उसे काट के दिया जाता है तो रसीद उसकी दूसरी तरफ होती है, उस पर अपना थंब अंगूठा नहीं लगाता, और जो अंगूठे पे एक साई लगाई जाती है अनमिट साई जो मिटती नहीं है, तो वो अगर इनडेलिबल इंक वो भी ना लगवाए और इनकार करे। तो इसका आंसर ये सारा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन। द डॉक्यूमेंट्स रिटर्न बाय द कमीशन विल बी ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एक्सेप्ट। कमीशन के लिए जितने भी कमीशन इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, ये जिस कागजात नामजदगी वगैरह और इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, ऊपर अलग वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे, तो वो सारे पब्लिक इंस्पेक्शन यानी वहाँ उसे दरख्वास्त दे के आके देख सकती है। मासिवा एक चीज़ वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अलाउड नहीं है, यानी उसे हर कोई आके नहीं देख सकता। तो वो क्या है, वो आपके बैलेट पेपर्स, यानी ऑप्शन ए। नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961 मीन्स। तो ये नोटरी पब्लिक आपने सुना होगा, कचहरी में बैठते हैं, आपके कागजात अटेस्ट करते हैं। तो इलेक्शन में इसका क्या काम है, वो जो नॉमिनेशन पेपर आप जमा करते हैं उसमें अटेस्टेशंस वगैरह कुछ होते हैं, तो इस पर एक अलग वीडियो पर बनाई जाएगी। फ़िलहाल जस्ट हम एमसीक्यूज़ के हद तक रहते हैं। तो नोटरीज ऑर्डिनेंस 1961 का मतलब है रोमन 19 जिसे लिखा है, रोमन 19 ऑफ 1961, तो इसका डी ऑप्शन है। चलते हैं अभी आगे बाकी एमसीक्यूज़ की तरफ। अच्छा, RO is bound to send the final result after the consolidation process to commission। ये है विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने कमीशन को क्या करना है, रिज़ल्ट भेजना है कंसोलिडेशन प्रोसेस के बाद। अब कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है, वंस अगेन ये एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह हम बनाएंगे। जाहिर सी बात है इलेक्शन का काम इतना आसान तो नहीं है, काफ़ी पेचीदा और काफ़ी टेक्निकल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टेंडर्ड बैलेट पेपर्स आर इशूड इन केस। हमने वीडियो के पार्टों में भी पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैलेट पेपर के एग्ज़ाम आते हैं, तो उसमें हमने चैलेंज बैलेट पेपर पढ़ा था। अब ये टैलेंट पेपर कब इशू किया जाता है, जब दो बंदे क्लेम करते हैं सेम आइडेंटिटी, यानी पोलिंग स्टेशन पे दोनों बंदे जाते हैं, वो कहते हैं ये इंतखाबी फहरिस्त में ये नाम मेरा है और दूसरा कहता है ये मेरा है, तो तब दोनों को क्या जारी किया जाता है, टेंडर्ड बैलेट पेपर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाता है द रिज़ल्ट कंसोलिडेशन प्रोसेस शैल बी कंप्लीटेड विद इन डैश डेज आफ्टर द पोलिंग डे। कंसोलिडेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है, यानी एक पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आता है, ब्रीफ आपको बताते हैं चूँकि हमने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है।
जब रिजल्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पोलिंग स्टेशन से आता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो रिटर्निंग ऑफिसर फिर क्या करता है, फाइनल रिजल्ट बनाता है। यानी एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट आया, अब वो फाइनल रिजल्ट बनाने में 5 दिन लगाता है, उसे क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 5 डेज। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिटर्न कैंडिडेट इज़ वन हु, यानी रिटर्न कैंडिडेट इलेक्शन की ज़बान में, हर सब्जेक्ट की जिस तरह अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, तो इलेक्शन एक्ट की ज़बान में रिटर्न कैंडिडेट वो है जो इलेक्शन जीत जाता है, वन हु विन्स द इलेक्शन। चलते हैं अभी बाकी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, उसमें है ECB इज़ बाउंड टू पब्लिश द रिजल्ट ऑन इट्स वेबसाइट विद इन डैशेस फ्रॉम द डे ऑफ पोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाबंद है इलेक्शन एक्ट के तहत कि वो 14 दिन के अंदर फाइनल रिज़ल्ट जारी करे अपने वेबसाइट पे। यानी आज इलेक्शन हुआ तो आज के बाद 14 दिन के अंदर वेबसाइट पे इलेक्शन का रिज़ल्ट जारी करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ़ द टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर इज़ लेस दैन डैश ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, द कमीशन में प्रिज्यूम दैट द वुमेन वोटर्स हैव बीन रिस्ट्रेन्ड थ्रू एन एग्रीमेंट फ्रॉम कास्टिंग देयर वोट्स। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मुख्तसर करके आपको बता दूं, हर MCQs दरअसल बज़ात खुद एक टॉपिक है, यहाँ पे हम सिर्फ MCQs की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब वोट कास्ट किए जाते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कितने आवाम ने वोट कास्ट किया। यानी 100 में पोलिंग स्टेशन पे 100 लोगों की 100 उस एक पोलिंग स्टेशन पे 100 लोग के इंतखाबी 100 लोगों की इंतखाबी फिर इसमें नाम था। अब 100 लोगों में से कितने लोगों ने वहाँ पे वोट कास्ट किया, कितने लोग आए, कितने ने वोट कास्ट किया और कितनों ने नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं टर्न आउट। अब अगर मर्द ने औरत से ज़्यादा वोट कास्ट किए हैं उस पोलिंग स्टेशन पे आके और औरत ने कम किए हैं, और मर्द और औरत के बीच में जो डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा है जो टर्न आउट में है, तो तब क्या होगा, कमीशन ये तस्वुर करेगा, प्रिज्यूम करेगा कि औरतों को वोट डालने से क्या किया गया है, एक मुआहदे के तहत रोका गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि 10% से ज़्यादा डिफरेंस हो तब कमीशन ये तस्वुर करेगा। फिर आते हैं लास्ट MCQs की तरफ। वो है आपका, द कमीशन में एक्सरसाइज द सेम पावर एज द हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस। तो ये है आपका ऑप्शन बी, कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 ब्रैकेट में V ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2003। तो कमीशन के पास भी हाई कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट के इख्तियार है, वो कंटेम्प्ट में बंदे को पनिश कर सकता है।